सुप्रभात छात्रों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। पाठ क्रमांक 5 अतीत के पत्र, विनोबा जी और गांधी जी। परिचय देख लेते हैं। विनोबा जी विनायक नरहरि भावे, जन्म 11 सितंबर 1895, मृत्यु 15 नवंबर 1982। परिचय: विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। प्रमुख कृतियाँ: गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। 5 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने उन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चयनित कर राष्ट्र के समक्ष उन्हें पहचान दिलवाई। विनोबा भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विनोबा भावे का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वह सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखते और परखते थे। इतना ही नहीं, गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी विनोबा जी को समझा जाता है। पत्र के दूसरे लेखक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय: गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। प्रमुख कृतियाँ: सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है गांधी जी की, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे गांधी जी। अभी गांधी जी के बारे में अधिक क्या बताएं। यहाँ पर हम लोग गांधी जी के बारे में कुछ कहने गए तो गागर में सागर भरने जैसा होगा। दे दी हमें आज़ाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे महान राष्ट्रपिता को सादर प्रणाम। सुप्रभात साथियों, चलिए हम और आप शुरू करते हैं हिंदी विषय का कक्षा 9वीं का पांचवा पाठ अतीत के पत्र, जिनके लेखकों के बारे में यानी विनोबा जी और गांधी जी के बारे में हम लोगों ने अल्प परिचय देख लिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उन पत्रों की जो इन दोनों महान व्यक्तियों ने एक दूसरे को लिखे हैं, ठीक है, जिनसे हमें बहुत सारे मानवीय मूल्य अपनाने की यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक अच्छी सी संधि उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे विनोबा जी गांधी जी को ये पत्र लिख रहे हैं और अपने बारे में और अपने किए गए कार्यों के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे विनोबा जी पत्र शुरुआत करते हैं। परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट आऊंगा। एक साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अभी तो मेरा जन्म ही आश्रम के लिए ही है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्या करता रहा, क्यों रहा या बाहर क्यों रहा। तो यहाँ पर विनोबा जी अपना पत्र शुरू करते हैं। उसमें विनोबा जी यहाँ पे बहुत आदरपूर्वक बापूजी को लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने परिचय में देखा था कि विनोबा जी गांधी जी से कितना स्नेह करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे वो लिखते हैं परम पूज्य बापूजी, यानी सभी लोगों में उनके सबसे पूज्य कौन है, तो बापूजी हैं। ठीक है, 1 साल पहले विनोबा जी आश्रम से बाहर आए थे। आश्रम से बाहर क्यों आए थे? ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अस्वास्थ्य के कारण यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस कारण वो आश्रम से बाहर आए थे और उसकी चिकित्सा करने के लिए या अपना रिकवरी करने के लिए या तबीयत को ठीक करने के लिए वो वाई जाने वाले थे। अस्वास्थ्य के कारण विनोबा जी बाहर आए थे, आश्रम से बाहर आए थे। तो उन्होंने ये तय किया कि 1-2 महीने वाई में रहकर आश्रम वापस लौट आएंगे। लेकिन अब 1 साल बीत गया है, फिर भी विनोबा जी का आश्रम में कोई पता नहीं है। और ये आश्रम नहीं गए, क्यों नहीं गए, तो वो सारा दोष खुद को ही देते हैं। और यहाँ पर विनोबा जी एक खास बात यहाँ पे अधोरेखांकित करते हैं कि पूरा दोष लेने के बाद उन्होंने पत्र भी लिखे थे मामा जी को, यानी फड़के जी को, जो आश्रम में रहते हैं, उनके लिए पत्र लिखे थे। उनको ऐसा लगता है कि आश्रम ने मेरे हृदय में एक खास जगह बना ली है। कैसी जगह बना ली है? एक खास जगह बना ली है, खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, तो विनोबा जी को ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही आश्रम के लिए हुआ है या देश सेवा के लिए हुआ है। आश्रम के लिए जन्म होने वाले, यानी मेरा पूर्ण जीवन आश्रम के लिए समर्पित है, ऐसा विनोबा जी समझते हैं।
या मानते हैं या उसी विचारधारा पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी इतना है तो वो आश्रम से बाहर क्या कर रहे हैं? 1-2 महीने के लिए बाहर जाने वाला आदमी अस्वास्थ्य के कारण आज 1 साल होने को आया, फिर भी वापस आश्रम क्यों नहीं लौटा है? इसके बारे में वो अधिक जानकारी अपने पत्र में आगे लिखते हैं। जब मैं 10 बरस का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। यानी वाई में अस्वास्थ्य के कारण आए थे, लेकिन पहले थोड़ी सी वो पुरानी बात यहाँ पे बताई है उन्होंने कि जब वे 10 वर्ष के थे, विनोबा जी जब 10 वर्ष के थे तभी से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का और देश सेवा करने का क्या किया? व्रत लिया। व्रत लेना मतलब कोई चीज़ अपने आप में लेना, यानी उस चीज़ को ठान लेना और उसी मार्ग पर आगे चलते रहना। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य और देश सेवा का क्या लिया? व्रत यहाँ पे हमें लिया हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वो हाई स्कूल गए। वहाँ पर हाई स्कूल में जाने के बाद उन्हें भगवत गीता का अध्ययन जो करना था उसका शौक लगा। भगवत गीता जब पढ़ते थे या पढ़ा उन्होंने, सुना, उन्हें बहुत अच्छी लगी भगवत गीता। उसका पढ़ना, उसके विचार उनको भागे, इसलिए उन्हें भगवत गीता अध्ययन का शौक लग गया। पर उनके पिताजी ऐसा चाहते थे कि दूसरी भाषा के रूप में, यानी अंग्रेजी के साथ दूसरी भाषा कौन सी लेंगे, या अपनी मातृभाषा जो उनकी मराठी थी उनके साथ दूसरी भाषा कौन सी लेंगे। तो उनके पिताजी ने उन्हें बताया था दूसरी भाषा के तौर पर आप फ्रेंच लीजिए, ताकि आपके भविष्य में उसका बहुत अच्छा उपयोग हो जाए। ठीक है, ऐसा उन्हें वो चाहते थे। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पिताजी, यानी उनके जो पिताजी थे उस वक्त वो ज़माने में जो लोगों की श्रद्धा थी अपने माता पिता पर, वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उन्होंने पिताजी को नाराज नहीं किया, दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया, स्कूल में आरंभ कर दिया। लेकिन गीता पर का उनका प्रेम कम नहीं हुआ। जो संस्कृत की जो भी पढ़ाई थी उन्होंने उसका प्रेम कम न होते हुए उन्होंने क्या किया? खुद ब खुद ही वो संस्कृत पढ़ना और गीता का अध्ययन घर पर ही शुरू किया विनोबा जी ने। ठीक है, तभी अभी यहाँ पर उस वक्त से उन्होंने क्या किया था? अभ्यास शुरू किया था। और उसके बाद गांधी जी की आज्ञा से वो आश्रम में दाखिल हुए, है कि नहीं? आश्रम में दाखिल होने के बाद जब वो वापस यहाँ पर अपने अस्वास्थ्य के कारण वाई में आए, तब उन्हें किसका मौका हाथ लगा? एक वेदांत के अभ्यास का अच्छा मौका हाथ लगा। मौका हाथ लगना यानी प्राप्त होना, हाथ लगना प्राप्त होना, ध्यान में रखिए, मुहावरा है ये। ठीक है, उनके वेदांत के अध्ययन का अच्छा मौका हाथ लगा। अभी वेदांत का अध्ययन मतलब क्या होता है कि संस्कृत में सभी इसकी पढ़ाई होती है। संस्कृत इनका वीक पॉइंट है, किनका? अपने विनोबा जी का। उन्हें बहुत अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ना, उसके विचार धारण करना। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा मौका उनके हाथ लगा वेदांत के अध्ययन का। तो यहाँ पर वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत का पाठ पढ़ाते थे या वेदांत की दीक्षा देते थे, वेदांत पढ़ाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया और उनसे क्या सीखा? वेदांत की अच्छी पढ़ाई वहाँ पे उन्होंने की। किनसे? मराठी नारायण शास्त्री मराठे से। ठीक है, उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ उन्हें हुआ। इन्हें हुआ? अपने विनोबा जी को हुआ। तो इस कारण, इस लोभ के कारण, उस वेदांत के अध्ययन के लोभ के कारण यहाँ पर विनोबा जी ज़्यादा दिन वाई में रहे, यानी 2-3 महीने कहकर जो गए थे अस्वास्थ्य के कारण, उनका यहाँ पे जो ठहराव था वो बढ़ गया। कहाँ पे? वाई में। क्यों? क्योंकि उपनिषद वेदांत इनके अध्ययन का लोभ उन्हें हुआ था। आगे देखते हैं, उन्होंने इस समय यानी इस वक्त उन्होंने क्या क्या किया, तो ये कार्य के बारे में वो हमें या गांधी जी को लिख रहे हैं। जिस लोभ के खातिर में इतने दिनों से आश्रम से बाहर रहा, वह लोभ मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। यानी जिस लोभ के कारण
वाई में ज़्यादा देर रुके या आश्रम से बाहर रहे, उस लोभ के कारण या उस लोभ के कारण मीमांसा यहाँ पे करते हुए विनोबा जी हमें दिखाई देते हैं। आगे लिखते हैं, स्वास्थ्य के सुधार के निमित्त पहले मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना शुरू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया, इससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। यहाँ पे विनोबा जी लिखते हैं कि अस्वास्थ्य के कारण जो बाहर आए थे, उस स्वास्थ्य सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो विनोबा जी यहाँ पे लिखते हैं कि स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। 10-12 मील मतलब किलोमीटर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं वो, है कि नहीं। तो 10-12 मील उन्होंने चलना शुरू किया, घूमना शुरू किया। उसके बाद 6 से 8 सेर अनाज, सेर मतलब किलो से भी ज़्यादा होता है, तो ये एक मापन का तरीका होता था, सेर, है कि नहीं। एक उनका एक यंत्र रहता था, एक से क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक चीज़ बनाई जाती थी जैसे तांबे पीतल की, उससे वो गिना जाता था। तो 8 से 10 सेर अनाज पीसना शुरू किया। अभी अनाज पीसना, आजकल के अगर आप लड़कों आप सुनेंगे मुझे कि अनाज पीसना मतलब आप लोगों को मालूम नहीं होगा कैसे पीसा जाता है, क्या पीसा जाता है। आप अगर बोले कि आपकी माँ या घर वाला कोई बोलेगा जाओ ये अनाज पीस कर लाओ, तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे, फ्लोर मिल पे जाएंगे, यानी जो गिरनी होती है उसमें जाएंगे और अनाज पिसवा के लाएंगे, है कि नहीं। लेकिन उस जमाने में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उस जमाने में एक चक्की यूज की जाती थी जो कि पत्थर से बनी होती थी और उसमें एक लकड़ी का खूंटा लगाया जाता था। मैं आपको यहाँ पे उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये ऐसी होती है चक्की। तो उस चक्की में बीच में जो होल है उसमें धान अनाज डाला जाता था लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से वो चक्की घुमाई जाती थी। तो उन दो आटों के बीच में, यानी दो पत्थर के जो गोल होते थे, आकार में गोल होते थे, उनके बीच में अनाज पीसा जाता था और साइड में गिरना शुरू हो जाता था। तो ऐसे 8-10 सेर अनाज पीसना, जैसे राइट हैंड थक गया 10 बार राइट हैंड से और 10 बार लेफ्ट हैंड से, ऐसे वो चक्की पीस के वो क्या करते थे, अनाज पीसना शुरू किया। और आज 300 सूर्य नमस्कार घूमना यह उनका व्यायाम है। यानी स्वास्थ्य सुधार के लिए यहाँ पे विनोबा जी ने व्यायाम का आधार लिया है। और आगे देखेंगे हम लोग कि आहार में भी उन्होंने क्या सुधार किया था। लेकिन व्यायाम करके अपना स्वास्थ्य सुधार करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आजकल हम बीमार हो गए सीजन चेंजिंग की वजह से, या मौसम परिवर्तित हो रहा है, अगला मौसम आ रहा है, तो हमें गले की खराश, बुखार वगैरह जैसी चीज़ें हो जाती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर को, एक पेशेंट डॉक्टर को हिदायत देता है, डॉक्टर साहब इंजेक्शन कीजिए या बहुत बड़ी बड़ी या बहुत ज़्यादा पावर की गोलियां दे दीजिए क्योंकि मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। यानी हम लोग अपने स्वास्थ्य सुधार में मतलब क्या होता है, एक चुटकी में हम लोग को वो स्वास्थ्य सुधार चाहिए, इसलिए हम लोग उसके ऊपर जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं होती और उससे भविष्य में अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाता है कि नहीं। इसलिए ऐसी चीजें करने से पहले हम लोगों को सोचना चाहिए कि विनोबा जी ने यहाँ पे क्या किया था। देखिए, मानवीय मूल्यों के बारे में हम लोगों ने बात की थी, वही मानवीय मूल्य यहाँ पे विनोबा जी हमें सिखाते हुए नजर आते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने सूर्य नमस्कार वगैरह डालना शुरू कर दिया, 300 सूर्य नमस्कार, 10-12 मिनट घूमना, अनाज पीसना, ये सभी काम करने के बाद उनका स्वास्थ्य क्या हो गया, ठीक हो गया। विनोबा जी आगे लिखते हैं, आहार के विषय में मैं पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। तो उन्होंने सिर्फ व्यायाम ही नहीं किया, व्यायाम के साथ साथ अपने आहार पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया। अभी यहाँ पे देखिए, जल्द से जल्द ठीक होने के लिए या अपने काम में वापस आने के लिए विनोबा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे सुझाव सभी को दिया है। अभी उन जमाने में उन जैसे लोग, यानी ये जो लोग हैं, ये महान व्यक्तित्व है और सभी लोग महान बन सकते हैं। अगर एक बार आप लोगों ने जो ठान लिया उसको आपको पूरा करना है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह से विनोबा जी ने भी क्या किया, मुझे अस्वास्थ्य से मुक्ति चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने पहले तो 6 महीने तक नमक खाया। आहार के विषय में हमें बता रहे हैं, गांधी जी को लिख रहे हैं आहार के विषय में। तो आहार के विषय में गांधी जी को लिखते समय उन्होंने कहा है कि पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। नमक अच्छा नहीं रहता ज़्यादा नमक अपनी सेहत के लिए, है कि नहीं। तो 6 महीने बाद उसको छोड़ दिया।
उसके बाद जो मसाले वगैरह होते हैं, सब मसाले एक साथ मिलाकर हम लोग जो करी बनाते हैं या व्यंजन बनाते हैं, अपने शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आप देखिए, जो भी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, पहलवान होते हैं या रेसलिंग करते हैं या डाइट अच्छा फॉलो करते हैं, वो लोग मसालों से काफ़ी दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मसाले, नमक, ये सभी का त्याग कर दिया और आजन्म उन्हें न खाने का यहाँ पे क्या कर लिया, व्रत ले लिया। अभी आप सोचिए, अगर आपके खाने में नमक ना हो तो आप लोगों को खाना खा सकते हैं? एक बार उससे पूछ लीजिए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुधार के लिए, ठीक है, आप लोग पूरा नमक नहीं बंद कर सकते, लेकिन बहुत से बार हम लोग ऊपर से नमक डालना यहाँ पे रोक सकते हैं। ऐसा ये जीवन के जो मूल्य है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये विनोबाजी से हम लोग यहाँ पे सीखते नजर आते हैं। ठीक है, आपको भी सीखना ही है, इसलिए तो ये पाठ 9वीं कक्षा के छात्रों के सम्मुख रखा गया है। 9वीं नहीं, सभी कक्षाओं के सम्मुख रखना चाहिए, ताकि आपके जो स्वास्थ्य के जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी डिजॉल्व हो जाए। और जो व्रत की बात आती है, हमेशा यहाँ पे व्रत 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 आते हैं, ये व्रत आप भी धारण कर लीजिए, ताकि आपकी भविष्य में कोई चिंताएं न रहे आपके स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले ये सब कुछ त्याग कर दिया, फिर दूध शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग अपने आहार के विषय में किए, तो उन्हें ऐसा समझ में आया, उनको ऐसे रिजल्ट्स मिले, यानी उनको ऐसे परिणाम मिले कि दूध के बिना नहीं चल सकता। तो फिर भी उन्होंने वो भी छोड़ने का निश्चय किया है कि वो दूध भी छोड़ना चाहते हैं, ताकि पूरा ध्यान कहाँ पर दे, देश सेवा और अपने बापूजी के आश्रम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दूध छोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उन्हें ये पता चला, इन सभी प्रयासों से इन्हें ये पता चला कि दूध नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि दूध जो ताकत देता है वो बहुत अच्छी ताकत देता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ दूध और केले और नींबू खाना शुरू किया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी ताकत कम होती नजर आई। तो दूध को छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा उन्हें यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। आगे अपने कार्यों के बारे में विनोबाजी यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सारे कार्य, यहाँ पे 10 कार्य उन्होंने यहाँ पे लिख के बताए हैं। तो वो कार्य इस तरह से है, मैं आपको एक एक कार्य पढ़ के सुना रहा हूँ। गीता का वर्ग चलाया, इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना परिश्रमिक के। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोड़गढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। अब यहाँ पे हम 2 भागों में इनके कार्य देखेंगे। पहले भाग में पहले 6 कार्य और उस दूसरे भाग में आखिरी के बचे 4 कार्य देखेंगे। तो यहाँ पे विनोबा जी गांधी जी को लिखते हैं कि गीता का वर्ग चलाया, यानी गीता का अध्ययन का उन्हें जो शौक था, जितनी गीता उनके समझ में आई उसको सिखाने का वर्ग उन्होंने चलाया। उस वर्ग में 6 विद्यार्थियों को उन्होंने अर्थ सहित सारी गीता सिखाई और बिना परिश्रमिक के, यानी उससे कोई मुबदला, यानी कोई भी मुनाफा कमाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। कुछ भी ना लेते हुए उनको उन्होंने मुफ्त में क्या सिखाई, ये गीता पूरी सिखा दी। किन्होंने? विनोबा जी ने। ठीक है, दूसरा कार्य ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। ज्ञानेश्वरी जो थी, हमारे महान संत जिन्हें माउली करके पुकारा जाता है, उन महान संत ज्ञानेश्वर जी की जो ज्ञानेश्वरी है, एक महान ग्रंथ है, उसमें से 6 अध्याय उन्होंने 4 विद्यार्थियों को सिखाए। उपनिषदों में से इस वर्ग में 9 उपनिषद उन्होंने सिखाए। उस वर्ग में कितने विद्यार्थी थे? 2 विद्यार्थी रहे। अभी आगे विनोबा जी कहते हैं कि हिंदी के बारे में भी मैंने प्रचार किया। वो खुद अच्छी हिंदी नहीं जानते, फिर भी हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छे से हो, जैसे बापूजी ने आश्रम में उन्होंने तय किया था कि हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, उस कार्य को संपन्न करने के लिए यहाँ पर उन्होंने, अगर हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, उन्होंने क्या किया, हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने और पढ़ाने का क्रम रखा। चलो, बाकी कुछ नहीं पढ़ा सकते हिंदी के बारे में, तो समाचार पत्र पढ़ने और पढ़ाने का उन्होंने क्रम यहाँ पे जारी रखा। उनका वो चौथा कार्य था। 5वें कार्य में लिखते हैं अंग्रेजी भी उन्होंने सिखाई। कितने विद्यार्थियों को? 2 विद्यार्थियों को अंग्रेजी भी सिखाई। अभी यहाँ पे जो यात्रा की बात विनोबा जी करते हैं वो बहुत ही रोचक है और काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि इतनी यात्रा करना, इतने मील पैदल चलना, ये कोई खाने का काम नहीं है। इसके लिए आदमी एकदम सशक्त चाहिए और उनका मनोधैर्य बहुत बड़ा चाहिए।
कभी कभी शरीर कमजोर हो लेकिन मन अगर आपका अच्छा हो तो आप लोग वो कार्य संपन्न करने में सक्षम रहते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन फिर भी अच्छे शरीर में ही अच्छा और स्वस्थ मन रह सकता है। इस आधार पर विनोबा जी अपने भीम है या बहुत ताकतवर इंसान है कि नहीं? तो आगे विनोबा जी लिखते हैं कि यात्रा उन्होंने लगभग 400 मील पैदल यात्रा करने के बाद यहाँ पे विनोबा जी लिखते हैं गांधी जी को, है कि नहीं? उस यात्रा में उन्होंने राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। अब ये इतिहास प्रसिद्ध किले जहां पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यानी पुणे शहर है, ये पुणे शहर है, पुणे शहर से बहुत नजदीक है। अभी विनोबा जी वाई की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, भौगोलिक स्थान देखेंगे वाई का, तो महाबलेश्वर के नीचे, यानी मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से इस दिशा में, यानी ये दिशा में आप लोग देखेंगे तो वहां पे वाई है। वाई से वो मतलब पूना जिले में आए, जो सातारा जिला है वहां से पूना जिले में आए। पूना जिले में आने के बाद सभी यात्रा पैदल की है। पूना से यानी भोर से होते हुए वो आए होंगे, बीच में से अगर आए होंगे तो भोर से होते हुए आएंगे। वो राजगढ़ पे पहले चढ़े, राजगढ़ पे चढ़े, राजगढ़ पे चढ़ने के बाद वहां से उतरते हुए वो तोरणगढ़ किले पे गए, तोरणा जिसे कहा जाता है, तोरणगढ़ किले पे गए, जो शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला जीता था, वो था तोरणगढ़। तो तोरणगढ़ किले पर गए। तोरणगढ़ किले पर से वो सिंहगढ़ आए, जो पूना के एकदम नजदीक है कि नहीं? और सिंहगढ़ से वापस वो पूना में आए। ये ट्रैक बहुत सुंदर है, हमने खुद इसका अनुभव किया है, बहुत सुंदर है, चलने में भी बहुत मजा आता है। तो ये सभी बातें उन्होंने क्या की थी, 400 मील अपनी जो परिक्रमा थी या पैदल यात्रा थी, उसमें उन्होंने इतिहास के प्रसिद्ध किले देखे, है कि नहीं? आगे विनोबा जी लिखते हैं, प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहां से रेल से आश्रम पहुंचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। आगे विनोबा जी 7वें कार्य के बारे में हमें बताते हैं कि पैदल यात्रा जो जहां से कर रहे थे, वहीं से यात्रा शुरू की थी, पुणे में आगे यात्रा खत्म हो गई, सिंहगढ़ से पुणे में उतरे, ठीक है? तो पुणे में आने के बाद या इस यात्रा में उनके साथ एक 25 वर्ष का युवक उनके साथ यात्रा कर रहा है। और वो उनके साथ क्यों यात्रा कर रहा है? क्योंकि ऐसे महान पुरुषों के साथ, ऐसे महान आदमियों के, व्यक्तियों के साथ रहना, उनसे कुछ सीखने का लोभ सभी को हो जाता है। तो एक 25 वर्ष का विद्यार्थी है, उनके साथ क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है। और वो क्यों प्रवास कर रहा है? क्योंकि उन्हें, उस विद्यार्थी को उनसे गीता सीखनी है, गीता का अध्ययन उसे अधिक करना है, ये सब उसका विचार है। और यहाँ पे विनोबा जी बताते हैं कि मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुँच जाऊँगा। वाई में आगे अगला कार्य देखते हैं। वाई में विद्यार्थी मंडल नामक एक संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते थे और ये पैसे वाचनालय को देते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। इस वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो गई। अब यहाँ पे 8वां जो कार्य विनोबा जी हमें बताते हैं, यानी गांधी जी को लिख रहे हैं विनोबा जी। तो यहाँ पे विनोबा जी बताते हैं कि वाई में उन्होंने विद्यार्थी मंडल संस्था की स्थापना की। अभी अगर आप लोग पुणे की बात करेंगे, मुंबई की बात करेंगे, पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो बहुत सारी संस्थाएं विनोबा जी ने यहाँ पे शुरुआत की थी उनकी। और वो आज एक छोटा सा बीज बोया था, आज एक कल्पवृक्ष बन के बहुत सारे यानी हजारों लाखों विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने का कार्य करे। आज विनोबा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन कार्य के रूप में विनोबा जी आज भी हमारे सम्मुख है कि नहीं? उन्होंने जो कार्य शुरू किया था, जिसकी नींव रखी थी, जो बीज बोया था, जो पेड़ उगाया था, उसका आज बड़ा सा वृक्ष बन गया है। और वो वृक्ष बहुत सारे लोगों को, यानी लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को फल देने का काम कर रहा है, ज्ञान देने का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। ये होते हैं अद्भुत व्यक्ति, और वो है हमारे विनोबा जी, ठीक है? तो विनोबा जी आगे 8वें कार्य में बताते हैं कि विद्यार्थी मंडल नामक संस्था की उन्होंने क्या की, वहां पे स्थापना की और एक वाचनालय खोला। वाचनालय खोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
आप भी अपने एरिया में जो भी करना चाहते हैं, नगर सेवक आते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता आते हैं, तो आपको बोलते हैं क्या किया जाए, तो उनसे बहुत सारी पुस्तकों की मांग कीजिए, वाचनालय खोलिए। वाचनालय के लिए ज़्यादा जगह नहीं लगती है। ये कार्य से हमें यही मूल्य सीखने हैं विनोबा जी से और गांधी जी से भी, है कि नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक टीम बनाई उन्होंने, कि चक्की पीसने वाले 15 लोगों की एक टीम बनाई। टीम मैंने क्या किया, वर्ग खोला, एक वर्ग शुरू किया चक्की पीसने वालों का। उसमें 15 विद्यार्थी चक्की पीसते, जो मशीन की चक्की पर पीसने के लिए लेके जाते हैं लोग, उनसे यानी वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, तो आप हमारे से अपने जो भी धान है वो पिसवा ले। कितने के हिसाब से, 1 पैसे में 2 शेर के हिसाब से उन्होंने क्या किया, चक्की पीसने का काम शुरू किया, आटा पीसने का काम शुरू किया। और जो भी पैसे उससे इकट्ठा होते हैं वो वाचनालय को सहर्ष दे देते, है कि नहीं। इससे क्या हो जाएगा कि पुस्तकें ज़्यादा बढ़ेगी, वाचनालय का एरिया जो है उसकी रूम बनेगी, या उसकी देखभाल के लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस वर्ग में पैसे वाले लड़के भी शामिल हुए, यानी ये वर्ग कुछ 2 मास चला, और वाचनालय में 2 महीने में, यानी 2 मास यानी 2 महीने में वाचनालय में इस चक्की पीसने वाले लड़कों के पैसों से या कुछ बहुत सारा निधि जो जमा हो गया, उससे कितनी पुस्तकें जमा हो गई, 400 पुस्तकें जमा हो गई, इकट्ठा हो गई। अभी 400 पुस्तकें मतलब 400 लोगों के अलग अलग विचार यहाँ पे सबको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलने वाले थे, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ा कार्य विनोबा जी ने यहाँ पे किया था। आगे विनोबा जी 9वें कार्य के बारे में लिखते हैं, सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने के लिए मैंने काफी प्रयत्न किया। यानी सत्याग्रह का जो आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का भी उन्होंने काफी प्रयत्न किया। 10वां कार्य यहाँ पे विनोबा जी लिखते हैं, बड़ौदा में 10-15 मित्र है, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया था, मातृभाषा के लिए एक संस्था स्थापित की थी उनके, किसमें गए थे वो, वार्षिकोत्सव में गए थे। वार्षिकोत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। इसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। अब यहाँ पे विनोबा जी कहते हैं अपने 10वें और अंतिम कार्य के बारे में, विनोबा जी कहते हैं कि बड़ौदा में उनके 10-15 मित्र हैं जिन सभी को लोक सेवा करने की बहुत इच्छा है। तो उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ हम लोगों ने 3 वर्ष पहले मातृभाषा प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया था। हर संस्था का एक वार्षिकोत्सव रहता है जिसमें संस्था ने पूरे साल भर में क्या क्या काम किए, संस्था कहाँ तक आगे बढ़ी, संस्था के पास कितने पैसे हैं, संस्था आगे क्या काम करने वाली है, संस्था के सभासद कौन है, सभासद और इकट्ठा करने हैं क्या, सभासद बढ़ाने हैं क्या, कम करने हैं क्या, इन सभी बातों पर संस्था काम करती है या वार्षिकोत्सव होता है। तो उन वार्षिकोत्सव में जहाँ पे संस्था के सभासद इकट्ठे होकर अलग अलग काम के बारे में जानकारी लेते हैं, विचारों के आदान प्रदान करते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने इस वार्षिक उत्सव में सहभाग लिया और वहाँ पर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा हिंदी पढ़ने और पढ़ाने का, यानी हिंदी प्रचार का यहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव रखा, वो सभी ने मान लिया और ये संस्था अभी हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रयत्न शुरू किया है। और विनोबा जी को ये मतलब बहुत विश्वास है कि ये संस्था वो काम आगे करती रहेगी। अंत में सत्याग्रह निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक होगा। यानी सत्याग्रह के आश्रम में जो भी विद्यार्थी जो भी आते हैं उनका कार्य कैसा रहा ये आप मुझे बताइए। ये गांधी जी के लिए ये वाक्य उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी आगे ये पाठ जारी रहेगा लेकिन समय की पाबंदी है। पूरा पाठ अगर हम लोग एक ही इस पे लेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, तो ये भाग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे विनोबा जी और क्या लिखते हैं, फिर गांधी जी उन्हें क्या जवाब देते हैं, इसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी हमारे अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, तब तक अभी तक जो भी विनोबा जी ने लिखा है वो बहुत ही अद्भुत कार्य यहाँ पे लिखते हैं गांधी जी को। तो आगे क्या लिखते हैं और गांधी जी उन्हें क्या जवाब देते हैं ये देखना पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस भाग में हम लोग इतना ही कहेंगे, ये भाग 1 है, इस भाग में हम इतना ही कहेंगे। भाग 2 में हम लोग पूरा जो विवरण है
कि विनोबा जी का अंतिम चरण में विनोबा जी ने गांधी जी को क्या लिखा, क्या सवाल किए पत्र के माध्यम से, फिर उन सवालों का या उनके कार्य का गांधी जी ने किस तरह से स्वागत किया, या उसके बारे में गांधी जी क्या लिखते हैं, विनोबा जी के बारे में गांधी जी क्या लिखते हैं, इस सभी के बारे में अधिक जानकारी हम लोग दूसरे भाग में लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।